एक टिपिकल हॉरर फिल्म में हम किसी फैमिली को नए घर में मूव इन करते देखते हैं, जिसके बाद घर का घोस्ट इस फैमिली को परेशान करने लग जाता है। मलासना 32 फिल्म में भी ऐसा ही कुछ है, लेकिन यहाँ दो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। पहली ये कि दिस फिल्म इज बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी, लूजली बेस्ड, जी हाँ। और दूसरी ये कि इस फिल्म के घोस्ट की बैक स्टोरी एकदम अलग है। ये मेरे लिए काफी रिफ्रेशिंग थी। तो फिर आज की वीडियो में हम फिल्म की कहानी को जानते हुए इससे जुड़ी कुछ बातों पे चर्चा करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म के ओपनिंग सीन में हम दो बच्चों को देखते हैं जो कि मार्बल खेल रहे थे और उनका एक मार्बल सामने वाले घर के अंदर चला जाता है। अब इस घर के पास बच्चों का जाना मना था, फिर भी एक बच्चा घर के अंदर मार्बल लेने जाता है। ये बच्चा घर के एक कमरे में जाता है जहां वो रॉकिंग चेयर पे एक लेडी को बैठा देखता है और इस चेयर के पास ही उसकी मार्बल भी गिरी थी। बच्चा जैसे तैसे डरते हुए चेयर के पास जाकर अपना मार्बल उठाता है और तभी ये लेडी टर्न करती है। इस लेडी का डरावना चेहरा देखकर बच्चा बहुत डर जाता है और वो यहाँ से फौरन भाग निकलता है। तो यहाँ से कहानी 4 साल आगे 1976 में शिफ्ट करती है, जहाँ हम एक फैमिली को अपने छोटे टाउन से मड्रिड शिफ्ट होते देखते हैं। ये फैमिली मलासना 32 हाउस में शिफ्ट हो रही थी, जो कि वही घर था जिसे हमने पहले सीन में देखा था। इस फैमिली में एक कपल थे जिनका नाम कैंडेला और मनोलो था और इनके 3 बच्चे थे जिनका नाम एम्पारो, पेपे और राफेल था। इन बच्चों के ग्रैंडफादर का नाम फर्मिन था और नए घर के अंदर जाने से पहले फर्मिन एक ऊपर वाली खिड़की की तरफ इशारा करते हैं और वो कहते हैं कि उन्हें इस घर से नेगेटिव वाइब्स आ रही है। सभी लोग इस बात को इग्नोर करते हैं क्योंकि शिफ्टिंग एक इमोशनली और फिजिकली टायरिंग प्रोसेस होता है। एम्पारो भी अपने बॉयफ्रेंड को मिस कर रही थी, बट सिंस उसे एयर होस्टेस बनना था, मड्रिड उसके लिए अच्छी जगह थी। यहाँ खुश सिर्फ पेपे था क्योंकि उसे अपने कमरे के सामने वाली खिड़की में एक खूबसूरत लड़की दिख गई थी। एनीवेज, घर को एक्सप्लोर करते वक्त हम ये जान पाते हैं कि यहाँ पुराने ओनर्स का सामान और कपड़ा बिखरा पड़ा था। नाउ ग्रैंडपा फर्मिन और राफेल एक ही कमरे में रह रहे थे क्योंकि राफेल सबसे छोटा था और एम्पारो जब इस कमरे में जाती है तो उसे ग्रैंडपा कहीं दिख ही नहीं रहे थे। एम्पारो ग्रैंडपा को ढूंढने लगती है और तभी इस कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। ऐसे में एम्पारो कमरे के बाहर रह जाती है और कमरे के अंदर राफेल अकेला लॉक हो गया था। एम्पारो काफी नॉक करती है और डोर के नीचे से देखने पे उसे एक डरावना सा पैर दिखता है। ये देखकर एम्पारो चिल्लाने लगती है और उसकी चीख सुनकर पेरेंट्स ऊपर आते हैं। वो जैसे तैसे कमरे का दरवाजा खोलते हैं और यहाँ वो राफेल को विंडो के एज पर बैठा पाते हैं। मनोलो एकदम आहिस्ता आहिस्ता राफेल के पास जाकर उसे फौरन खिड़की से उठा लेते हैं। तो पहले ही दिन इतना सब कांड हो जाने के बाद अगले दिन से इनकी स्ट्रगल वाली जिंदगी शुरू होती है, जहाँ हमें पता चलता है कि मनोलो एक मैकेनिक थे और कैंडेला एक सेल्स वुमन थी। एम्पारो को घर में राफेल का ध्यान रखने के साथ साथ अपने एयर होस्टेस बनने की तैयारी भी करनी थी। एम्पारो इसी में लगी होती है कि अचानक उसे किचन से कुछ आवाज आती है। किचन में जाने पर वो राफेल को अपने आप से बात करता हुआ पाती है और तभी एम्पारो के पीछे से ग्रैंडपा चलते हुए कहीं बाहर निकल जाते हैं। अब एम्पारो को यह महसूस हो जाता है, इसीलिए वो ग्रैंडपा के पीछे जाती है। मीनवाइल राफेल किचन में अब अकेला था और उसके सामने एक मार्बल आकर गिरती है। राफेल इस मार्बल के पीछे पीछे उसी कमरे में पहुंच जाता है जिसमें हमने फिल्म के शुरुआत में उस बूढ़ी औरत को देखा था। अचानक से इस कमरे का टीवी ऑन हो जाता है जिसमें एक कार्टून आ रहा था एंड देन सडनली टीवी का कार्टून कैरेक्टर राफेल से बात करते हुए पूछता है, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे? मेरी एक दोस्त है जो तुम्हें लेने आएगी और तुम उसके साथ चले जाना। राफेल ये सब देखकर बहुत डर जाता है और वो फौरन टीवी स्क्रीन बंद कर देता है, लेकिन उसे यहाँ वो रॉकिंग चेयर हिलता हुआ दिखता है, जिसके बाद टीवी के अंदर से 2 हाथ बाहर निकलकर राफेल को अंदर खींच लेते हैं। इसी के साथ राफेल गायब हो जाता है। दूसरी तरफ एम्पारो ग्रैंडपा को पकड़ती है और ग्रैंडपा फिर से वही बातें बोलने लगते हैं कि ये जगह ठीक नहीं है, वो हमें जीने नहीं देगा, वगैरह वगैरह। एम्पारो उन्हें संभालते हुए घर लाती है, लेकिन घर पे तो राफेल गायब हो चुका था। ऐसे में फौरन पुलिस को बुलाया जाता है जो कि अपनी छानबीन शुरू करते हैं और कैंडेला, मनोलो और पेपे राफेल को ढूंढने बाहर जाते हैं। तभी इनके घर के ब्रोकन लाइन पे किसी का कॉल आता है जिसे एम्पारो उठाती है और दूसरी तरफ से हम राफेल की आवाज सुन पाते हैं जो कि मदद की गुहार लगा रहा था। तभी फोन कट हो जाता है एंड देन एम्पारो को राफेल के चिल्लाने की आवाज सामने वाले दीवार से आने लगती है। एम्पारो फौरन भागते हुए सामने वाले घर के दरवाजे पे नॉक करने लगती है, लेकिन इस घर में सालों से कोई नहीं रह रहा था, इसीलिए मजबूरन इन्हें घर का दरवाजा तोड़ना पड़ता है, लेकिन उन्हें यहाँ राफेल नहीं मिलता। एम्पारो को एक विंडो कर्टन के पीछे राफेल की परछाई दिखती है, लेकिन जैसे ही वो कर्टन हटाती है उसे वहाँ वही बूढ़ी औरत दिखती है जो कि एम्पारो का हाथ पकड़ लेती है। एम्पारो जोर जोर से चिल्लाना शुरू करती है और ऐसे में उसके पेरेंट्स उसे संभालते हुए वापस घर लेकर आते हैं।
नाउ एट दिस पॉइंट घर के लोग काफी परेशान थे, स्पेशली कैंडेला, क्योंकि ना सिर्फ वो राफेल के गायब होने से परेशान थी बल्कि ऑफिस में भी उसके साथ एक अजीब घटना घटी थी। दरअसल ऑफिस में कैंडेला एक स्पेशली एबल्ड कस्टमर से डील कर रही थी जिसका नाम लोला था, और लोला कैंडेला को देखकर जोर जोर से अपनी कम्युनिकेटिंग विसल बजाने लगती है। ऐसे में लोला की मॉम आती है और वो कैंडेला से कहती है कि तुम्हें अपने बच्चों का ध्यान रखना होगा। लोला की मॉम कैंडेला को एक छोटी सी प्रेयर बुक देकर ये कहती है कि इससे नेगेटिव एनर्जी उससे और उसके बच्चों से दूर रहेगी। खैर, घर पे एम्पारो फोन डायरेक्टरी में कुछ नंबर्स ढूंढ रही होती है जब उसे किसी सुजैना नाम की औरत का नंबर मिलता है। एम्पारो सुजैना को ये सोचकर कॉल करती है कि शायद सुजैना इस घर की प्रीवियस ओनर रही होगी, लेकिन जैसे ही कॉल पे एम्पारो बोलती है कि वो मलासना 32 से बात कर रही है, कॉल कट हो जाता है। नाउ पेपे खिड़की से सामने वाली लड़की से बात वगैरह करने लग गया था, बट स्ट्रेंजली इनफ पहले दिन के बाद से आज तक पेपे उस लड़की को दोबारा देख ही नहीं पाया था। बस वो लड़की सामने रस्सियों से पेपर पर मैसेज वगैरह लिखकर छोड़ देती थी। लड़की मैसेज में बताती है कि उसका नाम क्लैरा है और वो जानती है कि उनका भाई राफेल सुरक्षित है। पेपे एक पेज पर मैसेज लिखता है कि तुम्हें कैसे पता, जिस पर रिप्लाई आता है कि 20 मिनट में मुझसे बेसमेंट में मिलो। पेपे बेसमेंट में जाता है जहाँ उसे काफी खूबसूरत लड़की दिखाई देती है, लेकिन तभी अचानक वो बूढ़ी औरत यहाँ प्रकट होकर पेपे को पकड़ लेती है, लेकिन पेपे किसी तरह अपनी जान बचाकर भागता है। दूसरी तरफ अम्पारो को अचानक वॉमिटिंग सेंसेशन होने लग गई थी और वॉशरूम में उल्टी करने के बाद शी नोटिसेस कि उसके पेट पर एक बड़े से पंजे का निशान था। यहाँ हम ये भी जान पाते हैं कि अम्पारो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। जी हाँ, और ये बच्चा उसके बॉयफ्रेंड का था। एनीवेज, अम्पारो किचन में जाती है जहाँ वो डोर पर लगे ग्लास से अंदर एक ओल्ड लेडी को किचन में देखती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलती है वहाँ ओल्ड लेडी की जगह ग्रैंडपा थे। अब दोबारा दरवाजा बंद करने पर हम ग्रैंडपा की जगह ओल्ड लेडी को देखते हैं और ऐसे में अम्पारो दरवाजा खोल के किचन के अंदर आती है। तभी एकदम से ग्रैंडपा राफेल की आवाज में कहते हैं कि फोन पिक करो, और इसी के साथ लैंडलाइन बजने लगता है। अम्पारो फोन पिक करती है जो कि सामने वाले घर से ही आ रहा था। अम्पारो उस घर में जाती है और वहां उसे एक बड़े से क्लॉक के अंदर से राफेल की आवाज आती है। अम्पारो उस क्लॉक का शीशा तोड़ देती है और फाइनली उसे राफेल अंदर मिल जाता है। तो शाम को डॉक्टर राफेल को देखने के लिए आते हैं और वो बताते हैं कि राफेल डीप शॉक में है, तो ऐसे में उन्हें उसका ध्यान रखना होगा। रात को कैंडेला राफेल के साथ उसके ही रूम में थी कि तभी उसे रूम के कोने में एक औरत दिखती है जो कि तुरंत ही गायब भी हो जाती है। इस घटना से कैंडेला काफी डर जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। दूसरी तरफ अम्पारो एक ग्लास में जहर डालकर पीने जा रही थी क्योंकि उसे ऐसा लगने लग गया था कि प्रेग्नेंट होने के बाद उसका कोई करियर नहीं रहेगा, तो ऐसे में वो मरने का ठान ली थी। लेकिन तभी लाइट चली जाती है और अम्पारो के हाथ का ग्लास अपने आप टूट जाता है। वहीं पेपे को ढेर सारे पेपर मैसेजेस आने लग गए थे जिसमें लिखा था कि तुम मेरे हो। बेसिकली देखा जाए तो घर के सभी लोग के साथ कुछ तो अजीब हो रहा था और मनोलो को भी रूम में वही बूढ़ी औरत दिखती है जो कि धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। ऐसे में मनोलो सभी फैमिली मेंबर्स को लेकर यहाँ से बाहर निकलता है और वो सभी एक रात होटल में बिताते हैं। तो सुबह होते कैंडेला और मनोलो इस घर को बेच देने के लिए और लोन वगैरह को सेटल करने के लिए बैंक जाते हैं, लेकिन बैंक अथॉरिटीज क्लियर करते हैं कि इन्हें घर का लोन पूरी तरह से चुकाना होगा। बेसिकली इन्हें घर में ही रहना होगा जब तक ये लोन नहीं चुका सके। इस सब के अलावा कैंडेला को अपने जॉब से निकाल दिया जाता है क्योंकि वो ढंग से सेल्स नहीं कर पा रही थी। वर्क प्लेस से निकलने से पहले कैंडेला अपनी उस स्पेशली एबल्ड कस्टमर लोला का एड्रेस निकाल लेती है क्योंकि शायद वो उसकी मदद कर सके। कैंडेला लोला के घर जाती है जहाँ से पता चलता है कि लोला एक स्पेशल चाइल्ड है जो कि स्पिरिट्स वगैरह से बात कर सकती है। कैंडेला की कहानी सुनने के बाद लोला और उसकी माँ कैंडेला की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। ये तीनों मलासना 32 हाउस में आ जाते हैं और इस वक्त घर में सभी लोग थे एक्सेप्ट अम्पारो। अम्पारो फोन बुक वाली सुजैना का एड्रेस निकाल कर उससे मिलने गई थी। सुजैना एक ओल्ड लेडी थी और उनका घर तो और भी डरावना था। वो अम्पारो से काफी सारे क्वेश्चंस पूछती है, लाइक उसके घर में कौन कौन रहता है, घर में कितने छोटे बच्चे हैं इत्यादि। और ये सब पूछने के बाद सुजैना बताती है कि तुम्हारे घर से शायद एक छोटा बच्चा गायब होने वाला है। ये सुनकर अम्पारो सुजैना को सारी बात बताती है कि उनके साथ घर में अब तक क्या क्या हुआ है। सुजैना अम्पारो के लिए कुछ पीने के लिए लाने जाती है और वो काफी देर तक वापस नहीं आती। ऐसे में अम्पारो इस घर की छानबीन में लग जाती है और यहाँ उसे एक पिक्चर एल्बम मिलती है जिसमें एक लेडी की फोटो थी और ये पिक्चर उस पिक्चर से मैच कर रही थी जो कि अम्पारो के घर में टंगी थी। एक एल्बम में उस लेडी की और फोटो दिखाई देती है और साथ ही उसमें एक लड़के की भी फोटो थी जो कि एग्जैक्टली उसी लेडी की तरह दिखाई दे रहा था। तभी सुजैना सामने आती है और वो बताती है कि ये मैं नहीं हूँ बल्कि मेरी सिस्टर क्लारा है। अब अगर आपको याद हो तो हमने क्लारा को पहले भी देखा है। जी हाँ, क्लारा वही लड़की थी जिससे पेपे ने अपने सामने वाली घर की विंडो में देखा था और जिससे वो मैसेजेस के जरिए बात कर रहा था। सुजैना बताती है कि मलासना 32 में जो स्पिरिट उन्हें दिखाई देती है वो दरअसल क्लारा की है।
क्लारा सुजैना की सिस्टर थी और क्लारा बचपन में एक लड़की नहीं बल्कि एक लड़के के रूप में पैदा हुई थी और एल्बम में जो लड़के की फोटो है वो एक्चुअली क्लारा की ही है। लेकिन जैसे जैसे वो लड़का बड़ा हुआ उसे रियलाइज हुआ कि वो लड़की बनना चाहता है। क्लारा और सुजैना के पेरेंट्स ये सब एक्सेप्ट नहीं करते थे और वो क्लारा को इसके लिए पनिशमेंट दिया करते थे। वो लोग क्लारा को अपने रूम की क्लॉक में बंद कर दिया करते थे और ये वही क्लॉक था जिसमें रफेल बंद हो गया था। तो अब क्लारा की स्पिरिट उनके घर के सबसे छोटे बच्चे यानी कि रफेल को ले जाना चाहती है, क्योंकि क्लारा जब बड़ी हुई थी तब वो एक माँ बनना चाहती थी। लेकिन उनके पेरेंट्स और क्लारा के बीच में इतनी लड़ाई हुई कि पेरेंट्स ने शर्मिंदगी में अपनी जान ले ली। सुजाना बताती है कि क्योंकि वो क्लारा को अपने पेरेंट्स के मौत का जिम्मेदार मानती थी, इसलिए उसने भी इसके बाद क्लारा से अपना रिश्ता तोड़ दिया और वो अपने घर और क्लारा को वहीं छोड़कर यहाँ चली आई। दरअसल मलासना 32 में 2 घर थे। जी हाँ, जिसमें अभी एम्पारो की फैमिली रह रही थी वो सुजाना का घर हुआ करता था और सामने वाला घर जो कि खाली था वो क्लारा का था। सुजाना बताती है कि क्लारा के स्पिरिट ने एम्पारो के छोटे भाई यानी रफेल को इसलिए छोड़ा है क्योंकि अब उसे एम्पारो के पेट में पल रहे बच्चे को लेना है। जी हाँ, ये सुनकर एम्पारो सुजाना पर बहुत गुस्सा हो जाती है और उसके मन में क्लारा के लिए सिंपैथी आ जाती है। एम्पारो सुजाना से कहती है कि जब क्लारा को एक फैमिली की जरूरत थी तब उसे हर किसी ने छोड़ दिया था और इसीलिए मरने के बाद क्लारा एक अग्रेसिव स्पिरिट बन गई है। दूसरी तरफ घर पे लोला स्पिरिट से कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी क्लारा की स्पिरिट उसे पजेस कर लेती है। लोला हवा में उड़ने लगती है और तभी लैंडलाइन रिंग करता है और लोला फोन उठाती है और इसी के साथ घर में आंधी वगैरह आने लगती है। क्लारा की स्पिरिट एक एक करके सभी फैमिली मेंबर्स को यहाँ वहाँ धक्का देती है और सामने सिर्फ रफेल और लोला की मदर खड़े थे। अब ऐसे में क्लारा की स्पिरिट रफेल को मारने का ठान लेती है, लेकिन इससे पहले वो ऐसा करती है एम्पारो यहाँ आ जाती है और वो क्लारा के स्पिरिट से बात करती है। वो क्लारा के स्पिरिट से माफी मांगती है क्योंकि उसके साथ जो भी हुआ था वो गलत था और वो क्लारा के लिए सिंपैथी शो करती है। ऐसे में क्लारा की स्पिरिट भी दुखी होती है, लेकिन अब तक इट वाज टू फार गॉन और उसमें गुस्सा बहुत था, जिस वजह से वो रफेल को अब भी मारना चाहती थी। ऐसे में एम्पारो एक ग्लास के टुकड़े से अपने पेट पे अटैक करने लगती है क्योंकि उसे पता था कि क्लारा को उसके पेट में पल रहा बच्चा चाहिए था। क्लारा जोर जोर से चीखने लगती है और यही मौका देखकर मनोलो पजेस्ड लोला को पकड़कर बालकनी से कूद जाता है, जिसके कारण मनोलो की मृत्यु हो जाती है। लेकिन लोला जिसे क्लारा ने पजेस किया था वो मनोलो के ऊपर गिरती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। अब ये सब घटना होने के बाद क्लारा टेम्पररी वहां से चली जाती है। नाउ इस इंसिडेंट के कुछ समय बाद हम एम्पारो की फैमिली को देखते हैं जो कि ये घर छोड़कर जा रही थी। दरअसल मनोलो ने अपना इंश्योरेंस करा रखा था, जिससे उसकी मृत्यु के बाद इस फैमिली को बहुत पैसे मिले और वो लोग पूरी तरह से लोन चुकाकर वापस अपने गांव लौट जाते हैं। मूवी की क्लोजिंग सीन में हम क्लारा के रूम की रॉकिंग चेयर को फिर से वैसे ही हिलते हुए देखते हैं और हम समझ जाते हैं कि क्लारा की स्पिरिट को अभी भी शांति नहीं मिली थी। वो अभी भी मलासना 32 में मौजूद थी और शायद एक बच्चे का इंतजार कर रही थी। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म की कहानी और कहानी काफी रिफ्रेशिंग थी, जहां हम स्टीरियोटिपिकल घोस्ट से हटकर एक ट्रांसजेंडर घोस्ट को देखते हैं और मूवी में क्लीशे हॉरर मूवीज की तरह कोई मेंटल कंडीशन में बेस्ड स्टोरी नहीं बल्कि जेंडर एक्सेप्टेंस और आइडेंटिटी से जुड़े स्ट्रगल को दिखाया गया है। अगर क्लारा को उसके पेरेंट्स एक्सेप्ट कर लेते तो आज वो भी एक हैप्पी लाइफ जी रही होती। क्लारा के पेरेंट्स की तरह ही सुजाना ने भी उसका साथ छोड़ दिया था और वो उसे अपने पेरेंट्स के मौत का जिम्मेदार भी मानती थी। क्लारा की स्पिरिट जो कि सदियों से एक बच्चे के प्यार के लिए तरस रही थी, वो रफेल को अपने पास रखने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो देखती है कि एम्पारो अपने पेट में पल रहे बच्चे को मारने की कोशिश कर रही है तब वो उसे ऐसा करने से रोक देती है। अब उसे एम्पारो के पेट में पल रहा बच्चा चाहिए था। मूवी के आखिरी सीन्स में हम देखते हैं कि एम्पारो ने उस बच्चे को पालने का डिसाइड कर लिया था और अब वो इसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी भी थी। क्लारा एम्पारो की फैमिली को तो जाने देती है, लेकिन आज भी वो एक बच्चे के वेट में मलासना 32 में भटक रही है। अब दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि ये फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है जो कि ऑलमेंडोस फैमिली के साथ हुई थी, जो अपने विलेज से मैड्रिड शिफ्ट हुए थे। उनकी स्टोरी मूवी में दिखाई गई स्टोरी में काफी कुछ सिमिलर है, लेकिन ये कहीं से कहीं तक कहा नहीं जा सकता कि इसमें कितना सच है। हो सकता है ये पूरा सच हो सकता है पूरा झूठ या फिर आधा आधा, ये आपके ऊपर है। तो बस यही थी फिल्म मलासना 32 की एक्सप्लेनेशन। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।